वंशी गोपन लीला। श्री सुदेवी के कुंज में अमरूद के वृक्ष की छाया में श्री प्रिया बैठी हैं। चारों ओर अमरूद के वृक्षों का ही वन है। प्रत्येक वृक्ष पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर अमरूद के फल लग रहे हैं। श्री प्रिया एक शाखा से पीठ टेके तथा पैर फैलाए पूर्व की ओर मुख किए हुए बैठी हैं। कोई भी बिछौना नहीं है, वे हरी हरी दूब पर ही बैठी हैं। श्री प्रिया से कुछ दूर उत्तर की ओर अमरूद की डाली पकड़े ललिता खड़ी हुई कुछ सोच रही हैं। श्री प्रिया की दाहिनी ओर सुंदर सुंदर बड़े बड़े अमरूद के फल सुंदर परात में रखे हुए हैं। उसी परात को घेर कर कुछ मंजरियाँ बैठी हुई हैं। वे सुंदर चमकती हुई छुरी से अमरूद को खंड खंड करके तस्तरियों में सजाती जा रही हैं। जहाँ प्रिया बैठी हैं उससे लगभग 7-8 हाथ पूर्व की ओर हटकर निर्मल जल की नाली बह रही है। नाली 1.5 हाथ चौड़ी है तथा संगमरमर के पत्थर से उसके दोनों तट पटे हुए हैं। उसी नाली के पास विशाखा बैठी हुई हैं। वे बार बार निर्मल जल को चुल्लू में भरती हैं और फिर उसे पानी में गिरा देती हैं। रानी पुकार उठती हैं, विशाखे क्या कर रही है, इधर आ। रानी की पुकार सुनते ही विशाखा उठकर उनके पास आ जाती हैं तथा अत्यंत प्यार भरी वाणी में कहती हैं, क्यों, बोल। रानी ने विशाखा को पुकार तो लिया, पर पुकारने के बाद फिर किसी चिंतन में इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें तनिक भी पता नहीं कि विशाखा मेरे पास आई है। रानी की आंखें खुली हुई हैं, पर वे भाव समाधि में निमग्न हैं। विशाखा अतिशय प्यार से रानी की ठोड़ी को स्पर्श करती हुई धीरे से कहती हैं, बावली बहन, प्यारे श्याम सुंदर की बंसी फिर तो तेरे लिए छिपा कर रखना बड़ा कठिन है। श्याम सुंदर आते ही होंगे तो इस प्रकार पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही, तब तो फिर वे आते ही बंसी ढूंढ निकालेंगे। विशाखा की बात सुनकर रानी घबराई सी होकर अपनी कंचुकी में हाथ डालकर देखती हैं। वहाँ बंसी को ठीक स्थान पर पाकर अतिशय उमंग से पुनः उसे दोनों हाथों से दबा लेती हैं। रानी अपने हृदय को इतना कसकर दबाती हैं कि मानो वे बंशी को भीतर हृदय में ही धंसा देना चाहती हूँ। विशाखा रानी की यह चेष्टा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। रानी कुछ चकित सी दृष्टि से संकेत के द्वारा ललिता से कुछ कहती हैं। ललिता संकेत में ही उत्तर देती हैं। रानी विशाखा से कहती हैं, री, वह पद सुना। रानी की आज्ञा सुनकर विशाखा मधुमती को संकेत करती हैं। मधुमती झाड़ी के पास रखी हुई वीणा उठा लाती हैं तथा विशाखा के हाथ में पकड़ा देती हैं। विशाखा उसे कंधे के सहारे टिकाकर उसमें स्वर मिलाकर अत्यंत मधुर कंठ से गाती हैं। बांसुरी तू कवन गुमान भरी, सोने की नाही रूपे की नाही, नाही रतन जरी, जात सिफत सब कोहू जाने मधुबन की लकरी, कहारी भयो जब हरि मुख लागी बाजत बिरह भरी, सूर श्याम प्रभु अब का करिए अधरन लागत री, बांसुरी तू कवन गुमान भरी। रानी आंखें मूंदे रहकर पद सुनती हैं। पद समाप्त होने पर कंचुकी से वंशी निकालकर देखती हैं। देखते ही आंखें भर आती हैं। फिर भर्राए स्वर में कहती हैं, वंशी के प्यारे श्याम सुंदर के अधरों का रस तू पी चुकी है। आह, उस अनुपम अधर रस से मतवाली होकर अपने साथ ही तो मुझे भी नचाती रही है। पर बहन, इस समय तू चुप क्यों है? एक बार मेरी प्रार्थना मानकर मेरे कहने से श्याम श्याम की तान भरकर इस वन को बुझा दे। मेरे प्रियतम प्राणेश्वर के पास इस तान के पहुँचते ही वे मेरे निकट निश्चय आ जाएंगे। रानी उत्कंठा भरी दृष्टि से देखती हैं कि वंशी बजती है या नहीं, पर वंशी बजती नहीं। रानी कुछ रुदन भरे स्वर में कहती, हाँ बहन, मैं समझ गई। प्यारे श्याम सुंदर से बिछुड़कर तू नितांत मूर्छित सी हो रही है। ठीक है बहन, प्रेम इसे ही कहते हैं। मैं अभागिनी तो अभी हंस खेल रही हूँ। हाय, मेरा हृदय कितना नीरस है, कितना कठोर है। भाव विह्वल हो जाने से रानी मुख को अंचल से ढककर सिसक कर रोने लगती हैं। रानी को पुनः रोती देखकर सखियाँ चिंतित होने लग जाती हैं। बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में रानी को सारिका के द्वारा यह समाचार मिला कि श्याम सुंदर तो आज संभवतः वन नहीं आवे, क्योंकि आज मैया ब्राह्मणों को श्याम सुंदर के हाथ से बहुत सी गायें दान कराने के उद्योग में लगी हुई हैं।
मधुमंगल लड़ झगड़ रहा है पर मैया अभी सुन नहीं रही हैं। इस समाचार को सुनते ही रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। सखियों ने बहुत उपचार किए परंतु चेतना नहीं आई। फिर दौड़कर रूप मंजरी श्याम सुंदर के पास गई तथा उनसे बोली, ललिता ने कहलवाया है कि किसी उपाय से शीघ्र आ जाओ या कोई दूसरा उपाय रचो, नहीं तो मेरी प्यारी सखी राधा के जीवन की आशा समाप्त हो चली जा रही है। श्याम सुंदर बड़ी दुविधा में पड़ गए। मैया मध्याह्न के पहले पहले छोड़ना नहीं चाहती। अतः श्याम सुंदर ने धीरे से बंसी लाकर रूप के हाथ में दे दी और बोले, इसे मेरी प्रिया के होठों पर लगा देना, उसे चेतना आ जाएगी तथा चेत हो आने पर कहना कि मैं आ ही रहा हूँ। रूप मंजरी बंसी ले आई तथा वही किया गया। श्री प्रिया को चेत हो आया तथा श्याम सुंदर के आने का समाचार सुनकर वे प्रसन्न हो गई। रानी के प्रसन्न होते ही सखियों में यह विचार होने लग गया कि इस वंशी को ही छिपाकर रख लिया जाए। श्याम सुंदर इसे बड़ा ही प्यार करते हैं, वे इसे वापस लेना चाहेंगे ही। अतः उस अवस्था में उनसे कुछ वचन भरवा लिया जाए। उनसे कहा जाए कि तुम इसे विभिन्न प्रकार से बजाना जानते हो, कभी तो जिनका नाम लेते हो वही सुनती है, दूसरी सुनती ही नहीं। कभी तुम्हारे होठों पर लगी रहकर यह वन में ऐसी गूंजती है मानो तुम प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक पत्ते के भीतर बैठकर इसे बजा रहे हो। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रत्येक के हृदय में बैठकर तुम भीतर से ही हमारा नाम पुकार रहे हो। कभी ऐसा सुर भरते हो कि इधर उस ध्वनि के कान में पड़ते ही हम सब तो पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं और उधर उस ध्वनि से पत्थर की शिलाएं भी पिघल जाती हैं। पिघलकर उनके अंतराल से वंशी ध्वनि गूंजने लगती है। कहाँ तक कहें, अब तक हम सब इस वंशी की तान के असंख्य रूप देखती रही हैं। इसलिए अधिक नहीं, केवल एक तान हम सबको सिखला दो। बस केवल इतना सिखला दो, हम सब में से किसी एक को ही सही, यह सिखला दो कि उसके द्वारा फूंक भरते ही तुम जहाँ कहीं भी रहो वहीं मोहित होकर, आकर्षित होकर मेरी रानी के पास पहुँच जाओ। तभी तुम्हें वंशी वापस मिलेगी, नहीं तो यह हम सबके पास ही रहेगी। और कुछ भी न सही, रानी के होठों पर बैठकर यह श्याम श्याम ही बोलने लग जाए, इतने से ही हम सब संतोष कर लेंगे। कम से कम इतना तो तुम जान ही लोगे कि मेरी प्रिया मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही है। सखियों के बीच में यह परामर्श चल ही रहा था कि रानी ने इसका विरोध किया। रानी बोली, मैं यह नहीं सह सकती कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर को उनकी इच्छा के बिना ही मेरे पास मोहित होकर आना पड़े। सखियों ने बहुत समझाया पर उन्होंने एक नहीं सुनी। फिर यह निश्चय हुआ कि एक विनोद ही आज किया जाए। श्याम सुंदर आवे तो उनके सामने ऐसा दृश्य हम सब उपस्थित करें मानो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। रूप मंजरी छिप जाए, हम सब कह देंगे कि ललिता ने किसी कामचों से बाहर भेजा है, वह तो अभी तक लौटी ही नहीं है। फिर हम लोग देखें प्यारे श्याम सुंदर वंशी को ढूंढ निकालने के लिए क्या उपाय रचते हैं। इस बात को रानी ने स्वीकार कर लिया तथा उसे अपनी कंचुकी में छिपाकर बैठी रही। ललिता ने कहा, तेरे द्वारा छिपाए रहना है तो कठिन, पर कोई बात नहीं, पहले तू ही छिपा कर रख, मैं संभाल लूँगी। इस निश्चय के साथ ही सभी बैठी थीं, पर श्याम सुंदर को देर होते देखकर रानी वंशी को निकालकर भावाविष्ट होकर उससे बातें करने लग गईं। भावावेश में रानी अभ्यासवश वंशी को होठों तक तो ले जाती हैं, पर उसे होठों के ऊपर रखने के पहले ही नीचे उतार कर देखती हैं तथा सोचती हैं कि आज यह मूर्छित हो गई है। आज मेरे फूंक भरने पर भी यह श्याम श्याम नहीं बोल रही है। वंशी के संबंध में यह भावना रानी के निर्मल प्रेम को अतिशय उद्दीप्त कर देती है। अपने भीतर प्रेम की कमी का अनुभव करके रानी रोने लग जाती हैं। उन्हें सिसक सिसक कर रोते देखकर सखियां चिंतित होने लग जाती हैं कि वंशी हरण का खेल बने या बिगड़े, पर यदि कहीं मेरी प्यारी सखी पुनः मूर्छित हुई तो फिर कैसे छेद कराया जाएगा। रानी को रोते देखकर बात पलटने के लिए ललिता एक चतुराई करती हैं। अत्यंत प्यार से रानी के पास जाकर गले में बाँह डालकर आंसू पोंछती हुई कहती हैं, बहन तू रो रही है और तेरे रोने से कुंज के सभी पक्षी नीरव से हो गए हैं। देख, इससे प्यारे श्याम सुंदर निश्चय ही जान जाएंगे कि मेरी प्रिया रो रही है, फिर वे भी रोने लग जाएंगे। वे भला कितने दुखी होंगे, तू ही बता। ललिता की बात सुनकर रानी चौंक सी जाती हैं तथा कहती हैं, ऐं मेरे प्यारे श्याम सुंदर दुखी हो जाएंगे? ओह, तब मैं नहीं रोऊंगी, तनिक भी नहीं रोऊंगी ना।
मैं कहाँ रोती हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। कुंज के पक्षियों, तुम मधुर कलरव आरंभ करो। देखना भला मेरे प्यारे श्याम सुंदर के पास मेरे अभी अभी रोने का समाचार पहुँचने ना पावे। रानी गंभीर होकर बैठ जाती हैं तथा बंसी जो गोद में पड़ी थी उसे उठाकर फिर कंचुकी में रख लेती हैं। ललिता सोचती हैं कि यह फिर अधिक भावाविष्ट न हो जाए, इसलिए तुरंत ही रानी से बातें करने लग जाती हैं जिससे वे बातों में फंस जाएं। ललिता कहती हैं, देख श्याम सुंदर आने वाले ही हैं, सावधान हो जा। वंशी की बात बताना मत भला। रानी, नहीं बताऊंगी। ललिता, फिर यदि श्याम सुंदर व्याकुल होकर पूछेंगे तब? रानी, तो बता दूंगी। ललिता हंस पड़ती हैं और कहती हैं, तब तू मुझे वंशी दे दे। रानी, ना, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ललिता, अरे देगी भी नहीं और श्याम सुंदर को बता भी देगी, यह तो तुम अच्छा खेल करने चली। रानी कुछ गंभीर होकर कहती हैं, ललिते देख, मैं बताती नहीं, पर जब कभी भी श्याम सुंदर प्यार भरी दृष्टि से कुछ भी पूछते हैं तो बरबस आंखें संकेत कर देने के लिए घूम जाती हैं। कई बार तुम लोगों की बात मानकर निश्चय किया कि प्यारे श्याम सुंदर से छिपा लूँगी, पर छिपा पाती नहीं, उन्हें देखते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। ललिता, अच्छा एक काम कर, जब वे आवें तब तो उन्हें देखना मत, देखने से ही गड़बड़ी होती है। रानी, आह तू बड़ी भोली है। अरे वे आवें और मेरी आंखें उन्हें देखें नहीं, यह कैसे हो सकता है। ललिता, अच्छा देख भी लेना, पर वंशी की बात फिर भी छिपा लेना। रानी, अच्छा आज पूरी चेष्टा करूँगी। रानी यह कह ही रही थी कि श्याम सुंदर वहाँ आ पहुँचते हैं। वे तीव्र गति से चलते हुए आते हैं और निर्मल जल की नाली पर आकर खड़े हो जाते हैं। श्री प्रिया निर्निमेष नैनों से उन्हें देखने लग जाती हैं। श्याम सुंदर को आते देखकर रूप मंजरी पास ही एक झाड़ी की आड़ में जाकर छिप जाती हैं। उनके आने पर वहाँ सब में आनंद छा जाता है। विशाखा दौड़कर श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लेती हैं तथा कहती हैं, देखो आज मेरी सखी राधा पासे में दांव रखकर तुम्हें हार चुकी है, अतः आज तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। अभी 2 घंटे से हम लोग खेल रही थी, आज बड़ा सुंदर खेल हुआ। श्याम सुंदर कुछ चकित होकर विचार में पड़ जाते हैं तथा धीरे से पूछते हैं, रूप मंजरी कहाँ गई? विशाखा, पूजा की कुछ सामग्री घर पर छूट गई थी, ललिता ने उसको लाने के लिए बहुत देर पहले भेजा है। श्याम सुंदर कुछ आश्चर्य में पड़ जाते हैं तथा कहते हैं, क्यों, हमारी वंशी लेकर वह यहाँ नहीं आई? विशाखा, तुम्हारी वंशी लेकर वह क्यों आती? भांग तो तुमने नहीं छानी है। श्याम सुंदर की बात सुनकर ललिता हंसती हुई कहती हैं, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारी वंशी तुम्हारे हाथ से जाती रही है। रूप मंजरी राह में मिली होगी, अतः तुम्हें संदेह हुआ है कि उसने वंशी कहीं छिपाई है। क्यों, यही बात है ना? श्याम सुंदर कुछ देर सोचकर समझ जाते हैं कि इन सब ने मिलकर कोई चतुराई की है, अतः सावधानी पूर्वक श्री प्रिया से कुछ संकेत ही संकेत में पूछ लूँ कि वस्तुतः बात क्या है। वंशी लेकर यहाँ रूप मंजरी आई या नहीं, प्रिया से इतनी बात तो पूछ ही लूँ, फिर तो सरलता से वंशी को खोज निकालूंगा। ऐसा सोचकर श्याम सुंदर श्री प्रिया की ओर देखने लग जाते हैं। दृष्टि मिलते ही श्री प्रिया में प्रेम का आवेश बढ़ने लग जाता है। श्याम सुंदर कुछ पास में जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रिय, तू जानती है मुझे वंशी कितनी प्यारी है। यदि वह तुम्हारी दृष्टि में हो तब तो चिंता की कोई बात नहीं। वंशी आज कह भी रही थी कि प्यारे श्याम सुंदर, रानी की सखियाँ मुझे तुमसे अलग करना चाहती हैं। मेरे सौभाग्य से उन्हें ईर्ष्या होने लग गई है, अतः रानी के चरणों में मुझे पहुँचा दो। मैं रानी से विनती करूँगी कि आपकी सखियाँ मुझसे व्यर्थ ही अप्रसन्न हैं। मैं किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं। श्याम सुंदर मुझे बोलने के लिए कहते हैं तो मैं बोलती हूँ, वे नहीं कहते तो मैं चुप रहती हूँ। तुम ही बताओ कि मैं अपना धर्म कैसे बिगाड़ दूँ। अपने स्वामी श्याम सुंदर की आज्ञा न मानने से तो मैं उल्टा बन जाऊँगी। मेरी रानी, तुमसे बढ़कर मुझे धर्म का मर्म कौन बताएगा, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम ही निर्णय कर दो। यदि मेरा अपराध हो तो अपनी सखियों को सौंप दो, यदि सखियों का अपराध हो तो उन्हें मेरे हाथ सौंप दो। मैं उन्हें ले जाकर अपने स्वामी प्यारे श्याम सुंदर के हाथ में दे दूँगी। फिर वे जो आज्ञा करेंगे वैसा ही व्यवहार इनके साथ करूँगी।
मेरी प्राणेश्वरी, वंशी की बात सुनकर मैं सोचने लगा कि यदि तुम्हारी सखियाँ इसे मुझसे अलग कर देंगी तो वह बड़ी दुखी हो जाएगी। वह तो पतिव्रता है, दिन रात एक निष्ठ मन से मेरी सेवा करती है। वह तो अलग होकर भी मेरी ही रहेगी, पर मैं चाहता हूँ कि उसे दुख न हो। वह कई बार मुझसे कह चुकी है कि प्यारे, रानी की सखियाँ मुझे उनके इच्छानुसार बजने के लिए कहती हैं, पर मैं तो तुम्हारी इच्छा के बिना बज नहीं सकती और उनका चित्त भी दुखाना नहीं चाहती। इसलिए कभी कभी मन में आता है कि मेरे स्थान पर तुम हेमी बहन को रखो। श्याम सुंदर सोने की बांस की बनी हुई मुरली, बंसी आदि रखते हैं। जिस समय उनके हाथ में सोने की बंसी रहती है उस समय सखियों के अंगों के आभूषण प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमारी जाति का इतना भाग्योदय हुआ है कि हम में से एक प्यारे श्याम सुंदर के होठों से लग रही है। इस आनंद में स्वयं सभी सोने के आभूषण उन्मत्त होकर मुरली की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर बजने लग जाते हैं तथा सखियां ऐसा अनुभव करती हैं कि मेरे बहुत रोकने पर भी ये आभूषण विवश होकर श्याम सुंदर की मुरली की ओर जा मिले हैं। स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि आभूषणों की ध्वनि उनके हृदय में जाकर और अनंत गुनी होकर ठीक श्याम सुंदर के स्वर में ही हृदय के स्वर को भी बांध देती हैं। वे बावली सी होकर उसी प्रकार बड़बड़ करने लग जाती हैं। फिर रानी की सखियों को भी ईर्ष्या नहीं होगी, वे फिर स्वयं सारा रहस्य भी समझ जाएंगी। प्रियतमे, आज वह वंशी इतनी मचल गई थी कि रूठकर चले जाने की भी धमकी दे चुकी थी। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वह यदि कहीं रूठ कर गई हो पर मुझसे अलग होकर तेरे पास आई हो तो सुखी होगी, नहीं तो बहुत रोती होगी। अतः तूने उसे कहीं देखा हो तो बता देना। श्याम सुंदर की बात सुनकर सखियाँ तो उच्च स्वर में हंसती हैं, पर रानी कुछ गंभीर होकर कहती हैं, प्यारे, बंसी तुम्हारे हृदय में ही कहीं जा छिपी होगी। रानी की बात सुनकर ललिता कुछ चिढ़ सी जाती हैं, पर उसे छिपाकर कहती हैं, अच्छा श्याम सुंदर, तुम एक काम करो, मैं अभी अभी तुम्हारी रूठी हुई बंसी को खोज लाऊंगी तथा मना भी दूंगी, पर तुम आज विशाखा को अपने हाथ से फूलों का तोता बनाकर दे दो, फिर हम सब मिलकर तुम्हें कल एक बहुत बढ़िया खेल दिखाएंगी। ललिता यह कहकर रानी के सामने चली जाती हैं तथा श्याम सुंदर को आड़ में करके रानी से कुछ संकेत करती हैं। रानी घूमकर पश्चिम एवं उत्तर के कोने की ओर देखने लग जाती है। विशाखा चतुराई से श्याम सुंदर को राधा कुंड की ओर फिरा देती हैं। इसी बीच ललिता वंशी को श्री राधा की कंचुकी से निकालकर बड़ी कुशलता से अपनी कंचुकी में रख लेती हैं। इतने में श्याम सुंदर उधर ही देखने लग जाते हैं। ललिता ने वंशी बड़ी शीघ्रता से छिपा ली और छिपाकर बोली, देखो, यह मेरी सखी आदि बावली है, अभी अभी कुछ कहती है फिर कुछ कहने लग जाएगी। मैं तो उससे बहुत दुखी हो गई हूँ। तुम एक काम और भी करो, अपने हाथ से अपना एक चित्र बनाकर इसे दे दो। तुम्हारे पीछे उसी चित्र के सहारे में इसे सांत्वना देती रहूँगी। श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, पर मन ही मन वंशी को शीघ्र खोज निकालने की चेष्टा में लगे हैं। श्री प्रिया की बात सुनकर यह तो जान ही गए कि बंसी मेरी प्यारी के पास ही है, पर अब उसे ललिता ने ले लिया था। श्री प्रिया ने भी संकेत से यह बात बता दी कि ललिता के पास ही है। अतः ललिता को भरपूर छकाने की युक्ति सोचते हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। युक्ति सूझ जाती है। वे तुरंत अपनी आंखें बंद करके कहते हैं, देख, मेरा सिर घूम रहा है, मैं थोड़ा लेट जाना चाहता हूँ। घबराना नहीं, साधारण सी पीड़ा है। श्याम सुंदर वहीं लेट जाते हैं। श्री प्रिया बहुत घबराई सी होकर उनके पास जा पहुँचती हैं। श्री प्रिया को श्याम सुंदर संकेत कर देते हैं कि घबराना मत, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, ललिता को छकाना है। फिर भी रानी कुछ घबराई सी रहती हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया के हाथ को पकड़कर और दबाकर संकेत में कह देते हैं कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। तब प्रिया को धैर्य बंधता है। श्याम सुंदर धीरे से उठकर बैठ जाते हैं तथा कहते हैं, ललिते, कुछ दिन पहले मेरी प्रिया ने एक दिन निकुंज में मेरी बंशी छिपा दी थी। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन की बात है। पुष्पों की शैया पर हम दोनों बैठे थे। समस्त निकुंज पुष्पों से सजा हुआ था। तब मैं प्रिया से बोला कि अच्छी बात है, बंसी आज से तेरी दासी होकर रहेगी, पर देखना भला, मेरे अधर रस का पान करके ही वह जीवित रहती है। इसीलिए तू अपना अधर रस उसे नियम से पिला देना, नहीं तो भूखी रहेगी। देख, यदि तू कभी भूल जाएगी तो उसकी दशा देखकर तू स्वयं रोएगी।
और तुझे रोती देखकर मैं भी रोने लग जाऊंगा। श्री प्रिया बड़ी उत्कंठा से सुन रही हैं। उस दिन वाली निकुंज लीला की बात उन्हें प्रेम में अधिकाधिक अधीर बनाती जा रही है। श्याम सुंदर फिर कहते हैं, हाँ तब उसके बाद क्या हुआ सो तुम्हें सुनाता हूँ। मेरी प्रिया की आंखों से प्रेम झर रहा था। मैं एकटक प्रिया की आंखों से आंख मिलाए देख रहा था। उस समय प्रिया मुझसे बोली कि प्राणेश्वर, बंसी तो मैं अभी अभी दे दूंगी, पर मेरी एक बात सुनो। कई दिनों से मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम्हें देखकर वह बात भूल जाया करती थी। आज वह बात याद आ गई है। देखो, प्रत्येक संध्या में ललिता मेरा श्रृंगार करती है। श्रृंगार करके आनंद में मग्न हो जाती है। उसे आनंद में बावली देखकर मैं सोचती हूँ कि मेरे में सुंदरता तो है ही नहीं, पर जब इस बावली ने सजाया है तो मैं देख लूँ कि तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारी दासी को इसने कैसा सजाया है। वह दर्पण मेरे सामने ले आती है, पर प्राणेश्वर, पता नहीं क्यों मुझे अपना मुख नहीं दिखलाई देकर तुम्हारा मुख दिखने लग जाता है। बहुत सोचते सोचते आज यह निर्णय कर पाई हूँ कि तुम मुझे अतिशय प्यार करते हो। तुम्हारे हृदय का प्यार मुझे चारों ओर से घेरे रहता है, इसीलिए मुझे अपना प्रतिबिंब दिखलाई न देकर तुम्हारा दिखता है। मेरे जीवन सर्वस्व आज भी ऐसा ही हुआ था। उस समय मन में आया कि आहा, यह प्रतिबिंब कितना सुंदर है। फिर यदि किसी दिन श्याम सुंदर अपने हाथों से ठीक अपने ही समान अपनी वेशभूषा में मुझे सजा दे तो वह प्रतिबिंब कितना सुंदर होगा। इसलिए प्यारे, आज अपने हाथ से तुम मुझे अपनी धोती पहना दो, दुपट्टा उड़ा दो, मेरे केशों को ठीक अपने जैसे कंधों पर बिखेर दो, मयूर पिक्ष का मुकुट मेरे सिर पर बांध दो और वंशी मेरे होठों पर रख दो। फिर मैं देखूंगी कि दर्पण में कैसी छवि प्रतिबिंबित होती है। श्याम सुंदर ललिता से यह बातें कहते जा रहे थे एवं प्रिया सर्वथा उसी भाव से आविष्ट होती जा रही थी। श्याम सुंदर ने श्री प्रिया की दशा को देखकर एक बार मुस्कुरा दिया और फिर बोले, ललिते, मैंने प्रिया को ठीक उसी भांति सजा दिया है। श्याम सुंदर के मुख से यह बात निकलते ही श्री प्रिया अतिशय भावाविष्ट होकर मूर्छित हो जाती हैं। श्याम सुंदर अतिशय प्रेम से उन्हें गोद में लिटा लेते हैं। कुछ देर ठहरकर श्री प्रिया उसी भावावेश में बोल उठती हैं, हाँ, वंशी मेरे होठों पर रख दो। श्याम सुंदर बड़ी चतुराई से कहते हैं, प्रिय, वंशी तो तुमने ही छिपा कर रखी है, निकाल कर दे, मैं तेरे होठों पर रख दूं। श्री प्रिया श्याम सुंदर की बात सुनकर कंचुकी के भीतर हाथ ले जाती हैं। फिर भावावेश में ही बोलती हैं, क्या हो गई, कहाँ चली गई? मैंने तो उसे यहीं छिपा कर रख रखा था, कौन उठा ले गई? श्री प्रिया अतिशय व्याकुल होकर रोने लग जाती हैं तथा रोकर कहती हैं, हाय हाय, मेरे प्यारे श्याम सुंदर की वंशी मेरे हृदय के पास से कौन उठा ले गई? ना, कोई हो, ठिठोली मत करो, वंशी ला दो। मैं एक बार होठों पर रखकर अपना प्रतिबिंब देखना चाहती हूँ। श्री प्रिया की दशा देखकर ललिता गंभीर हो जाती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुराकर बहुत धीरे से, जिससे श्री प्रिया नहीं सुन पाए, कहते हैं, ललिता रानी, अब अपनी सखी को संभालो, शीघ्र वंशी लाओ, नहीं तो दशा देख लो, आगे क्या होगा स्वयं सोच सकती हो। ललिता घबराई सी होकर वंशी अपनी कंचुकी से निकालकर श्याम सुंदर के हाथ में दे देती हैं। फिर किंचित हंसकर कहती हैं, श्याम सुंदर, तुम सचमुच बड़े धूर्त हो। अच्छा, फिर कभी बात। श्याम सुंदर वंशी लेकर श्री प्रिया के होठों पर रख देते हैं। वंशी होठों पर रखते ही प्रिया प्रसन्न हो जाती हैं तथा भावावेश में ऐसा अनुभव करने लगती हैं कि मैं दर्पण में प्रतिबिंब की शोभा निहार रही हूँ। रानी कुछ देर तक इसी मुद्रा में बैठी रहती हैं, फिर मूर्छित होकर श्याम सुंदर की गोद में गिर पड़ती हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया को गोद में लिटाए हुए उनके मुख की शोभा निहारने लग जाते हैं। कुछ देर बाद श्री प्रिया को चेत हो जाता है। श्री प्रिया उठ बैठती हैं तथा कुछ लजा जाती हैं। इधर श्याम सुंदर अपने हाथ में वंशी लेकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद हंसते हुए कहते हैं, प्रिय, आज तो मेरा बहुत काम बन गया। अब देख, वंशी से मैं सब रहस्य जान लेता हूँ। इसके बाद श्याम सुंदर वंशी को सिर से लगाते हैं, फिर उसे चूमकर कहते हैं, वंशी के, तेरा अहोभाग्य है, ललिता रानी के हृदय के पास रहकर आई है। पर अब कुछ हमें भी तो बता कि ललिता रानी के हृदय में तुमने क्या देखा सुना। वंशी से निवेदन करके श्याम सुंदर उसे कानों के पास ले जाते हैं। फिर हंसकर राधा रानी से कहते हैं, प्रिय,
तू सुने कि बंसी ने मुझे क्या समाचार सुनाया है। रानी उत्कंठा भरे स्वर में कहती हैं, सुनाओ। सभी सखियां भी अत्यंत उत्कंठित हो जाती हैं, पर ललिता कुछ झेप रही हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, बंसी के, तुमने जो मुझसे कहा है वही सुंदर स्वर में गाकर सबको सुना दो। श्याम सुंदर बंसी में सुर भरने लगते हैं। बंसी से अत्यंत मधुर स्वर में गान होने लग जाता है। सभी सखियां यही अनुभव कर रही हैं कि बंसी के छिद्रों से यह शब्द निकल रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर, ललिता के हृदय के अंतस्थल में जो पद गूंज रहा था और जिसे मैं सुनकर आई हूँ वही सुना रही हूँ। श्याम रूप में तेज अधर रस जल ही मिलाऊं, मुरली आकाश मिलाए प्राण में प्राण निछाऊं। मुख मंडित गोधूलि अली टुक देख न पाऊं, पृथ्वी अंश मिलाए तासु में प्रियतम ध्याऊं। पद का भाव यह है, मेरा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। इनके संयोग से ही यह शरीर बना है। पर प्यारे श्याम सुंदर तो इस शरीर के कारण बहुत दूर पड़ जाते हैं, इसलिए मैं उनकी शोभा को ठीक ठीक निहार नहीं पाती। हाँ सखी, सर्वथा यही बात है, यह शरीर बड़ा व्यवधान बन गया है। पर एक बात कर लूँ तो काम बन जाए। इस शरीर के 5 तत्वों को अलग अलग कर दूँ, अलग अलग करके तेज तत्व को श्याम सुंदर के रूप के तेज में मिला दूँ। श्याम सुंदर के अधरों में जो रस है उसमें जल तत्व को मिला दूँ। मुरली के भीतरी खोखले अंश के आकाश में आकाश तत्व को मिला दूँ। श्याम सुंदर के प्राणवायु में शरीर के वायु तत्व को घुला मिला दूँ। शेष रहा पृथ्वी तत्व। यदि भाग्य से संध्या के समय श्याम सुंदर का कभी दर्शन हो जाए तो उनके मुखारविंद पर गोधूली कण का दर्शन पाऊंगी ही। उन्हीं रज कणों में अपने शरीर के पृथ्वी तत्व को मिला दूँ। फिर प्यारे श्याम सुंदर को ठीक से देख पाऊंगी, तभी उनका ध्यान ठीक से हो सकेगा, तभी वे मेरे हृदय में सदा के लिए आ बसेंगे। वंशी की सुरीली तान ने सबको बेसुध बना दिया। ललिता तो बावली सी होकर दौड़ पड़ती हैं तथा श्याम सुंदर के गले से चिपटकर मूर्छित हो जाती हैं। बड़ी निराली झांकी है। सखियां चारों ओर प्रेम में झूम रही हैं। राधा रानी श्याम सुंदर का बायां कंधा दोनों हाथों से पकड़कर पत्थर की मूर्ति सी सटी हुई बैठी हैं। ललिता गले में बाँह डाले मूर्छित पड़ी हैं। श्याम सुंदर स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम में झूम रहे हैं। कुछ क्षण के बाद ललिता को चेत हो आता है, पर फिर भी आंखें बंद हैं। श्याम सुंदर प्यार से ललिता के मुख को सहलाने लगते हैं। पूरा चेत हो जाने पर ललिता लजाई हुई वहीं पर कुछ हटकर बैठ जाती हैं। सर्वत्र प्रेम, शांति एवं नीरवता छाई हुई है। नीरवता को भंग करते हुए श्याम सुंदर हंसकर कहते हैं, ललिता रानी, मेरी वंशी का चमत्कार देख लो। आहा, मेरी वंशी कितनी सेवा करती है। मुझसे अलग होकर भी इसने मेरी सेवा का कैसा सुंदर उपाय किया है। तुम जैसी हठीली गर्विली को भी बरबस माला की तरह मेरे गले में झूलना पड़ा। मेरी प्यारी वंशी के, तेरी जय हो। श्याम सुंदर फिर रुककर कहते हैं, क्यों ललिता रानी, मेरी वंशी छिपाने का दंड अभी तुमसे लेना शेष है। रूप मंजरी बहुत पहले रानी के होठों पर वंशी रखते ही वहां आकर खड़ी हो गई थी। श्याम सुंदर उसकी ओर तथा सुदेवी की ओर देखकर कहते हैं, रूप, तुमने भले घर निमंत्रण दिया है। याद रखना, अपनी युद्धेश्वरी ललिता रानी के साथ मिलकर चोरी में सहायता करने का दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। सुदेवी, तुम्हारी जानकारी में तुम्हारे कुंज में यह अन्याय हुआ है कि मेरी प्यारी वंशी को मुझसे अलग कर दिया गया, और वह भी पूरा षड्यंत्र रचकर। अतः तुम्हें भी संध्या होने के पहले पहले इसका दंड भोगना पड़ेगा। सावधान रहना, पहले से ही सूचना दे रहा हूँ। श्याम सुंदर की अतिशय प्यार भरी बात सुनकर सखियां पुनः प्रेम में विभोर हो जाती हैं, पर कुछ संभलकर सुदेवी कहती हैं, जो होगा देख लूँगी, पर तुम ही बताओ, यह क्या कम है कि खोई हुई वंशी मेरे ही कुंज में तुम्हारे पास पुनः आ गई है। इसीलिए चलो, संगीत महोत्सव में इसे ले चलो, वहाँ कुछ इसके चमत्कार का प्रदर्शन करो। श्याम सुंदर सुदेवी की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं तथा श्री प्रिया एवं ललिता दोनों को अपने बाएं दाएं लिए लिए पाटल कुंज की ओर संगीत महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ते हैं। जय जय श्री राधे।